कल्पना कीजिए कि जिस दिन आप सोकर उठे और आपको फ्यूचर से आया हुआ एक आदमी कहे कि जिस तरह से आज हम इंसान लगातार प्रदूषण कर रहे हैं और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में हमें मानव जाति को जीवित रखने के लिए दूसरे ग्रह पर जाना ही होगा। ऐसे में आपके मन में सबसे पहले दो ही सवाल आते हैं कि कौन सा ग्रह सबसे नजदीक होगा और क्या हमारे पास उस पर कुछ ही सालों में पहुंचने की टेक्नोलॉजी है। आपके दोनों ही सवाल सही हैं, क्योंकि नासा और इसरो इन्हीं दो बातों से आज भी परेशान रहते हैं। हालांकि अगर यूनिवर्स की नजर से देखें तो हमारा पड़ोसी स्टार सिस्टम काफी पास में है, पर असल में वो हमारी लिमिट से भी परे है। धरती से 4.24 प्रकाश वर्ष यानी लगभग 410 खरब किलोमीटर दूर अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम, जिसमें 3 तारे हैं जो एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, और इन्हीं तारों में प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जिसका एक ग्रह धरती की तरह ही हैबिटेबल जोन में आता है। प्रॉक्सिमा बी नाम का यही ग्रह भविष्य में इंसानों का नया घर बनने वाला है, पर सबसे बड़ी दिक्कत इस पर पहुंचने की है। आप चाहकर भी आज की किसी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 5000 साल से कम समय में यहां नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्या हम कभी ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाएंगे जो हमें बहुत जल्दी ही इस ग्रह पर पहुंचा दे, या हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट के करीब हैं जो हमें जल्दी ही इंटरस्टेलर सभ्यता बनाने वाला है, या कहीं ये कोई खतरनाक इंसानी आइडिया है जो मानव सभ्यता के पूरे ट्रैवल की दिशा ही बदल दे। तो आइए इन्हीं सभी बातों को जानने और इंसानी कल्पना का सबसे रोमांचक ट्रैवल देखने के लिए बने रहिए कॉस्मिक एक्सप्लोरर के साथ इस वीडियो में, जहां आज मैं आपको ऐसे प्रोजेक्ट की ओर लेकर जाऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। अगर ये बन गया तो आप या आपकी आने वाली पीढ़ी अगला दिन प्रॉक्सिमा बी पर ही देखेगी। तो चलिए जल्दी से कमर कस लीजिए और चलिए मेरे साथ प्रॉक्सिमा बी की अनोखी यात्रा पर। मानव सभ्यता कई लाखों सालों से धरती पर ही है। अब तक जितने भी मनुष्य पैदा हुए सभी ने धरती पर ही अपना पूरा जीवन जीकर बिताया, पर हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से नेचुरली अपना जीवन जिया वो शायद हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए मुश्किल हो सकता है। जिस तरह से हम लगातार विकसित हो रहे हैं और अपने आसपास के वातावरण को दूषित कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें अपनी सभ्यता के अस्तित्व के लिए दूसरा घर देखना पड़े। धरती आज एक सीमित संसाधन वाला घर बन चुकी है। बढ़ती जनसंख्या, लगातार बढ़ता तापमान, पिघलती बर्फ की चादरें और घटते जंगल इस बात के गवाह हैं कि इंसानी गतिविधियां धरती को धीरे धीरे रहने लायक नहीं छोड़ रही। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यदि हालात ऐसे ही चलते रहे तो आने वाले 100 सालों में ही हमें अपनी सभ्यता को बचाने के लिए दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा। ऐसे में सबसे नजदीक केवल प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारे का घर प्रॉक्सिमा बी ही बचता है, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि यह धरती की तरह ही अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आता है और आकार और द्रव्यमान में भी धरती जैसा है। यह एक चट्टानी ग्रह है। गुरुत्वाकर्षण भी धरती जैसा ही महसूस होगा, जिससे शायद आपको यही लगेगा कि आप दूसरे ग्रह पर नहीं बल्कि धरती पर ही हों। खैर, इतना पास होने के बाद भी अगर हम 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड का स्पेसशिप भी बना लें, जो वॉयेजर 1 से भी 60 गुना तेज हो, तो भी यहां पहुंचने में हमें 1300 साल लग जाएंगे, जो बहुत ज्यादा है। ऐसे में दूसरा ऑप्शन यही है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो इससे भी तेज स्पीड से इंसान को यहां ले जाए। अब ऐसे में एंटी मैटर स्पेसशिप और वॉर्पहोल स्टारशिप जैसे कॉन्सेप्ट पहले से ही मौजूद हैं, पर एंटी मैटर को स्थिर बनाना और उपयोग करना अभी हमारे लिए बहुत दूर की बात है। वहीं बात करें वॉर्पहोल स्टारशिप की, तो उसके लिए एक छोटा वॉर्पहोल बनाकर एनर्जी लेना शायद तभी कर पाएंगे जब हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन सकेंगे। अगर हम काल्पनिक रूप से इसे करने भी लगें तो पूरी मानव जाति को प्रॉक्सिमा बी पर पहुंचाने में हजारों स्पेसशिप लगेंगे, जिनके लिए कितना फ्यूल और संसाधन चाहिए वो शायद ही हम कभी पूरा कर पाए। तो ऐसे में ठहर कर मानव सभ्यता के पास एक ही टेक्नोलॉजी बचती है जिसमें वे आपको और आपकी आने वाली कई पीढ़ियों को एक साथ लेकर पूरे एक इकोसिस्टम के साथ प्रॉक्सिमा बी पर उतार सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को वैज्ञानिक जनरेशन शिप कहते हैं। इसी के आधार पर हाल ही में ही वैज्ञानिकों ने एक ऐसे कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है जिसे आप पूरी तरह असंभव मानेंगे। सोचिए, एक शहर के आकार का स्पेसशिप जिसमें दुनिया की हर एक चीज होगी, धरती के जीव, खेत, पौधे, स्कूल, कॉलेज और खुद इंसान।
जिसे आप स्पेस में तैरता हुआ मिनी ग्रह भी कह सकते हैं। इस महाविशाल स्पेसशिप का नाम है क्रिसैलिस, जो कोई साधारण रॉकेट नहीं बल्कि 58 किलोमीटर लंबा ऐसा रॉकेट है जो मंगल ग्रह के चंद्रमाओं और कई विशाल क्षुद्र ग्रहों से भी बड़ा है। वैज्ञानिक इसी स्पेसशिप के आधार पर प्रॉक्सिमा बी पर पहुंचना चाहते हैं। आइए अब जानते हैं कि ये कैसे बनेगा और कितना बड़ा होगा और कितने सालों में यहां पहुंचेगा। या इस तरह का जनरेशन शिप बनाना सच में पॉसिबल है, या फिर ये कॉन्सेप्ट भी नासा के कई शॉर्टकट कॉन्सेप्ट की तरह तहखाने की फाइलों में खो जाएगा। विशाल क्रिसैलिस स्पेसशिप को हम धरती पर डिजाइन करके स्पेस में लॉन्च नहीं कर सकते। इसके लिए इसे स्पेस में ही बनाना होगा। धरती से कई पार्ट्स को एक खास पॉइंट पर ले जाकर असेंबल करके ही इसे बनाया जा सकता है। क्रिसैलिस कॉन्सेप्ट पर डिजाइन करने वाले इंजीनियर्स इसे असेंबल करने के लिए लग्रांज पॉइंट 1 को उपयोग करेंगे। ये पॉइंट धरती और सूरज की ग्रेविटी से बना एक स्थिर पॉइंट है, जहां पर आप जैसे ऑब्जेक्ट कक्षा में रहते हुए स्थिर रहते हैं। तो धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लग्रांज पॉइंट पर क्रिसैलिस का निर्माण शुरू होगा, जिसमें 25 साल तक का समय लगेगा। हालांकि इसके बनने से पहले जो भी शुरुआती जनरेशन प्रॉक्सिमा बी पर जाने के लिए तैयार होंगी, उन्हें 70 से 80 साल तक अंटार्कटिका में एक खास ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इस ट्रेनिंग के जरिए वो आइसोलेटेड वातावरण में जीना सीखेंगे और जानेंगे कि ऐसे वातावरण को कैसे अडॉप्ट किया जाए। सीमित जगह में रहने से मानसिक और सामाजिक चुनौतियों से निपटना सीख पाएंगे। और जब ये ट्रेनिंग खत्म होगी, उसके बाद ही क्रिसैलिस का निर्माण शुरू होगा। 58 किलोमीटर लंबे इस स्पेसशिप को बनाने के लिए धरती और चांद दोनों के संसाधनों की मदद ली जाएगी, और साथ ही इसके लिए स्पेशल 3D प्रिंटिंग पार्ट्स भी उपयोग होंगे जो इसके डिजाइन को और स्थिर बना सकें। इस स्पेसशिप को कई मॉड्यूल्स को मिलाकर तैयार किया जाएगा, जिसमें 3 खास मॉड्यूल होंगे। इनमें से 2 मॉड्यूल केवल ईंधन के लिए डेडिकेटेड होंगे और तीसरा मॉड्यूल ही हमारे काम का होगा, जिसका नाम हैबिटेट मॉड्यूल है। करीब 200 मीटर चौड़ा और 3 किलोमीटर लंबा ये मॉड्यूल इंसानों से लेकर हर तरह के जीव, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर से भरा होगा। ये 5 लेवल में होगा और हर लेवल में 6 शेल होंगे। पहले शेल में फूड प्रोडक्शन होगी, जिसमें खेती भी शामिल है। दूसरे शेल में कम्युनिटी स्पेस होंगे, जैसे पार्क, कैफेटेरिया और लाइब्रेरी, जहां लोग चर्चा कर सकेंगे। तीसरे शेल में विशाल गार्डन्स और रहने की जगह होगी। चौथे शेल में मेडिकल लैब्स, मेटल इंडस्ट्री, रिसर्च लैब्स और बायोलॉजिकल लैब्स होंगी। 5वें शेल में वेयर हाउस होगा और आखिरी शेल स्पेसक्राफ्ट का कोर होगा। यही कोर पूरे स्पेसक्राफ्ट को टिकाएगा, जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी। अब इन सभी शेल में केवल 5वें शेल को छोड़कर हर शेल रोटेट करते हुए कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण बनाएगा, जिससे वहां पर मौजूद लोग धरती की तरह ही गुरुत्वाकर्षण महसूस करेंगे। इस हैबिटेट मॉड्यूल में एक विशाल डोम भी बनाया गया है, जिससे क्रिसैलिस में रह रही जनता बाहर से पूरे ब्रह्मांड को अपनी आंखों से देख सकेगी। करीब 130 मीटर ऊंचा और 360 मीटर चौड़ा ये डोम प्रॉक्सिमा बी तक के सफर में स्पेस का नजारा दिखाएगा। तीनों मॉड्यूल को मिलाकर पूरे स्पेसशिप का वजन करीब 2 अरब 40 करोड़ टन के बराबर होगा। ये अब तक बनाए गए सबसे बड़े रॉकेट स्पेसएक्स के स्टारशिप से भी 5 लाख गुना ज्यादा भारी और उससे 472 गुना लंबा होगा। क्रिसैलिस में मौजूद दोनों फ्यूल मॉड्यूल्स की लंबाई बहुत ज्यादा होगी और स्पेसक्राफ्ट का लगभग 90% मास तो केवल फ्यूल ही होगा। 410 खरब किलोमीटर की यात्रा के लिए वैज्ञानिकों के अनुसार इतना फ्यूल चाहिए। इसी फ्यूल से स्पेसक्राफ्ट एक्सेलरेट करेगा और हैबिटेट मॉड्यूल में हर चीज काम करेगी। इलेक्ट्रॉन पॉइंट 1 से जैसे ही स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ेगा, तो इसमें मौजूद ट्रिपल हेलियम 3 और ड्यूटेरियम उपयोग होकर इसे प्रणोदन देंगे और यह स्पेसशिप फिर आगे बढ़ जाएगा। वैज्ञानिक इस तकनीक को डायरेक्ट फ्यूजन ड्राइव कहते हैं, जिसमें स्पेसशिप फ्यूजन ऊर्जा को सीधे थ्रस्ट और बिजली में बदलता है, जिससे यह सीधे फ्यूजन से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब क्रिसैलिस को फ्यूजन ऊर्जा से लगातार त्वरण से चलाया जाएगा, यानी इसकी स्पीड लगातार समय के साथ बढ़ती जाएगी। इसकी त्वरण की शुरुआत 0.1 g से होगी, यानी हर सेकंड इसकी स्पीड 1 मीटर बढ़ेगी, जो पूरे दिन के हिसाब से 85 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। यानी आप समझिए कि इस त्वरण पर हर दिन इसकी स्पीड 85 किलोमीटर प्रति सेकंड बढ़ेगी। दूसरे दिन इसकी स्पीड 170 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी,
और तीसरे दिन 255 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऐसे धीरे धीरे करके जैसे ही ये 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड हासिल करेगा, तब ये लगातार इसी स्पीड को मेंटेन करते हुए प्रॉक्सिमा बी पर जाएगा। इसी स्पीड पर इंसान आराम से स्पेस में यात्रा कर सकते हैं। इसे स्पेसक्राफ्ट में कोई खास दिक्कत भी नहीं आती है। दूसरा, जब स्पेसक्राफ्ट अपने ग्रह के करीब आता है तो इसी स्पीड पर इसे कुछ ही दिनों में डी-एक्सेलरेट यानी गति घटाकर वहां रोका जा सकता है। तो क्रिसैलिस अपने सबसे बड़े मॉड्यूल यानी बैक मॉड्यूल में भरे ईंधन से लगातार धरती से प्रॉक्सिमा बी तक एक्सेलरेट करेगा, और जैसे ही वह उसके काफी करीब होगा तो अब शुरू होगा ट्रांसफर फेज, जिसमें बैक मॉड्यूल को डिटैच कर दिया जाएगा और स्पेसक्राफ्ट अब दूसरे फ्यूल मॉड्यूल यानी फ्रंट मॉड्यूल के फ्यूजन प्रणोदन से डी-एक्सेलरेट करेगा। लगभग 0.1 जी यानी 1 मीटर प्रति सेकंड रेट से इसकी स्पीड लगातार घटती जाएगी। लगभग 1 साल तक डी-एक्सेलरेट करने के बाद जैसे ही ये ग्रह की कक्षा की ओर होगा, तब ये अपने फ्रंट मॉड्यूल को भी अलग कर देगा और अब बचेगा इसका केवल हैबिटेट मॉड्यूल, जिसमें सभी इंसान मौजूद होंगे। अब ये हैबिटेट मॉड्यूल, जो कि 40 लाख टन भारी है और 3 किलोमीटर लंबा है, प्रॉक्सिमा बी की लगातार परिक्रमा करेगा। इसमें मौजूद छठी शेल यानी कोर, जिसमें कई छोटे छोटे शटल्स होंगे। अब इन्हीं शटल्स में बैठकर इंसान पहली बार इस ग्रह पर उतरेंगे और अपनी कॉलोनी को यहां बसाएंगे। लगभग 70 साल की अंटार्कटिक ट्रेनिंग, 25 साल का कंस्ट्रक्शन और 400 साल की यात्रा के बाद यहां इंसानों की 13वीं 14वीं पीढ़ी पहुंचेगी, जो जाकर मानव सभ्यता को दूसरे ग्रह पर बसाकर उसे इंटरस्टेलर सभ्यता बना देगी। लगभग 2400 लोगों की क्षमता वाला हैबिटेट मॉड्यूल जब प्रॉक्सिमा बी पर जाएगा तो केवल 1500 लोग ही उसमें मौजूद होंगे, जिनमें से 700 से ज्यादा तो केवल बच्चे होंगे और बाकी लोग 29 से 60 साल की उम्र के बीच होंगे। इसके बाद हैबिटेट मॉड्यूल में रखे पेलोड्स के जरिए यहां पर टेम्परेरी शेल्टर लगेंगे और लोग उनमें रहकर इस ग्रह के संसाधनों का उपयोग करके आगे की जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। पर यह सब जितना आसान लगता है उतना ही जटिल है। अगर हमारी सभी तकनीकी चीजें सही भी रहती हैं तो भी हम अपनी इस लंबी यात्रा में कई चुनौतियां देखेंगे, जिनसे निपटने के लिए क्रिसैलिस में पूरी तैयारी की गई है। अगर जनसंख्या कम होगी तो लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कहा जाएगा। एक बार में 1500 के आसपास की जनसंख्या इन 400 सालों में मेंटेन की जाएगी। इसके अलावा गवर्नेंस के लिए इंसानों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करेगी। इसका फायदा यह होगा कि अलग अलग पीढ़ियों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान बेहतर होगा और पूरी सामाजिक व्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। कई तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए इसमें सब कुछ होगा। हालांकि यह प्रोजेक्ट अभी पूरी तरह कल्पना है, क्योंकि जिन तकनीकों की जरूरत है, जैसे कमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स, वो अभी मौजूद ही नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे कॉन्सेप्ट हमें नई दिशा देते हैं और भविष्य के इंजीनियरों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। अगर आप इसके पूरे डिजाइन कॉन्सेप्ट को और बेहतर से देखना और समझना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, जहां पर आप बड़ी आसानी से इसके पूरे फ्यूचरिस्टिक डिजाइन को देख सकेंगे। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहां हमने एक कॉन्सेप्ट स्पेसशिप के डिजाइन और उसकी प्रॉक्सिमा बी पर जाने की यात्रा को समझा। यह स्पेसशिप शायद आने वाले 100 सालों के बाद ही हमें दिखाई दे, पर अभी के लिए यह सबसे बेहतरीन फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है। आपको क्या लगता है कि अगर आपको इस स्पेसशिप में बैठने का मौका मिले तो क्या आप इसमें बैठेंगे और अपना पूरा जीवन इस स्पेस यात्रा में बिताएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और कॉस्मिक एक्सप्लोरर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त कॉस्मिक एक्सप्लोरर।